चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी का साथ देने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निजामुद्दीन दरगाह जाएंगे, जिसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे। वहीं लाल किले के बाद राहुल गांधी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल पर भी जाएंगे। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा घराओ इसको। ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम, बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कोई चल रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी पूरी दुनिया भर में, चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीन, जापान समेत कई देशों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और अगर इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके लिए वो उड्डयन मंत्रालय से भी बात करेंगे। मंडाविया ने यह भी कहा कि भारत में आने के बाद जिनको बुखार होगा या कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी किए जाएंगे। और बिहार के मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन लोगों को बचाया गया था और पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस सीजन में पहली बार चिमनी को शुरू किया गया था। चिमनी से निकलता धुआं देख सभी लोग खुश थे। अचानक से तेज धमाका हुआ और धुएं के प्रेशर की वजह से चिमनी के ऊपर का हिस्सा फट गया, जिसके मलबे की चपेट में आने से ये मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा, मोतिहारी में एक ईंट भट्टे में हुए हादसे में लोगों की मौत से व्यथित, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के लिए प्रार्थना करूंगा। PMNRF से 2 लाख प्रत्येक मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रामगढ़वा के नरीरगीर में ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे की चिमनी फटने की घटना दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों को समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, आइए सुनवाते हैं। अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के खोड़ा इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। रोज के झगड़ों से तंग आकर लिव इन पार्टनर को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली गई। उसे घुमाने के लिए शिमला ले जाया गया। वहां गला दबाकर हत्या के बाद शव को कुल्लू में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद इंदिरापुरम लौटा आरोपी और सीधे थाने पहुंचा। वहां पुलिस को बताया कि उसकी साथी लापता हो गई है। फिर घर आकर चैन से रहने लगा, लेकिन हत्या के 6 महीने बाद इस राज से पर्दा उस वक्त उठ गया जब लड़की की मां ने इंदिरापुरम थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़कर देखा तो सारा मामला खुल गया। फिलहाल हत्या के आरोप में युवक को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस पर भी इस मामले में समय रहते कार्रवाई न करने का अब आरोप लग रहा है। चलिए अब बात राजस्थान की करेंगे, जहां पर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का सिलसिला जारी है। परीक्षा से पहले एक और भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक होने के बाद भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले ही रद्द कर दी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा रद्द किए जाने की वजह से इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे अभ्यर्थी हलकान हैं। जानकारी के मुताबिक आज यानी कि 24 दिसंबर को राजस्थान में 2nd ग्रेड अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसका पेपर बाहर घूमने लगा, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया। बात अधिकारियों तक पहुंच गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने आनन फानन में शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। शिक्षा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने ट्वीट कर इसके लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार बताया है और कहा कि प्रदेश में पेपर लीक होना परंपरा बन गया है। 2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया, नौजवानों के सपने तोड़े। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा सो ठगा, लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब 2nd ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। उस फहरिस्त में एक काम और जुड़ गया। जी हां, पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है और मुझे लगता है
कि सरकार वीक, प्रचार लीक और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक हुए। इसमें जितने लोग दोषी हैं उनको 2018 में उधर हैदराबाद के गोशा महल इलाके में सड़क धंसने से हादसा हो गया। हादसे के वक्त बाजार भी लगा हुआ था, लिहाजा बाजार में भीड़ भाड़ भी थी। हादसे के बाद आसपास हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस दौरान कई गाड़ी और ठेलियां सड़क के साथ गड्ढे में नीचे चली गईं। सूचना मिलते ही पुलिस और जीएचएमसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि यह सड़क नाले के ऊपर बनाई गई थी। जिस समय यह हादसा हुआ तब सड़क के ऊपर बाजार लगा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग यहां सब्जी खरीदने आते हैं, यहां पर ठेलियां लगाई जाती हैं और इस पर सब्जी आदि सामान बेचा जाता है। अचानक सड़क धंसने से ठेलियां समेत लोग भी गड्ढे में गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन सब्जी विक्रेताओं को नुकसान जरूर हुआ है। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश के साथ साथ दहशत भी है। और आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को सीबीआई ने कथित आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत के सामने पेश किया है। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत से दोनों आरोपितों के रिमांड की मांग की है। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को 3 दिन की हिरासत मांगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में एनआईए जांच में जुटी है और इसी बीच जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी की है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर रेड की है। जम्मू में 1 जगह और बाकी रेड श्रीनगर में की जा रही है। पंजाब में भी कई क्षेत्र में छापेमारी हुई है। भारत में खून खराबा फैलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, एनआईए की टीम उन्हीं लोगों के घरों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले एनआईए ने सिरसा में भी छापेमारी की थी। और भारतीय अमेरिकी वकील राजनयिक रिचर्ड आर वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिपार्टमेंट में एक टॉप डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए नामित किया है। 54 वर्षीय वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम किया है। फिलहाल वो मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख हैं। अगर अमेरिकी सीनेट की तरफ से पुष्टि की जाती है तो विदेश विभाग में प्रबंधन और संसाधन के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में वो काम करेंगे। इस तरह वो विदेश विभाग में टॉप रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी बन जाएंगे। ओबामा प्रशासन के दौरान वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य की सहायक सचिव के रूप में काम किया है। दिल्ली के विकासपुरी की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग आग बुझाने का काम कर रहा है। मौके पर 11 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। बता दें कि फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और ना ही किसी के हताहत होने की फिलहाल तक खबर है। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि विकासपुरी के डीडीए मार्केट स्थित अग्रवाल जनरल स्टोर की बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। जनकपुरी, हरिनगर और आसपास के फायर स्टेशन से आग बुझाने वाली गाड़ियां तुरंत भेजी गई हैं। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 55 कर्मियों की टीम लगी हुई है।
चीन और अमेरिका के बाद अब जानलेवा कोरोना वायरस ने जापान पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। आंकड़ों का अध्ययन करने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में कुल कोरोना के 1374 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि जिस देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वो चीन या अमेरिका नहीं बल्कि जापान है। जापान में बीते रोज कोरोना से 339 लोग मारे गए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बीते रोज 4,92,017 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,374 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें FM न्यूज के साथ।